की हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण किया। इस दौरान वहां मौजूद साधु संतों ने मुख्यमंत्री को अपना आशीष दिया। इस दौरान साध्वी ऋतंभरा ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने वाले बाहरी लोगों पर अंकुश लगाया है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री को आशीष दिया है साध्वी ऋतंभरा देवी ने, और उन्होंने जमकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो बाहरी लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, उन पर अंकुश लगाया है। तो साध्वी ऋतंभरा देवी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। गंगा आश्रय का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया और इस दौरान साधु संतों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। देखिए, साधु संतों का सम्मान करते हुए शॉल श्रीफल उन्हें भेंट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इस दौरान साध्वी ऋतंभरा भी मौजूद रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार दौरे पर हैं। उन्होंने हरिद्वार के हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया। इसके बाद परिवार के साथ ब्रह्मकुंड पर पूजा अर्चना भी की। गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से रेखा गुप्ता की गंगा पूजा संपन्न कराई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बात करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे आज देवभूमि की यात्रा पर हैं। उन्होंने गंगा में पवित्र स्नान कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास है कि दिल्ली में यमुना नदी को भी मां गंगा की तरह स्वच्छ और निर्मल बना सकें। तो देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पर हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान किया, पूजा अर्चना की। परिवार के साथ जो है उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि मां गंगा की तरह ही उनका प्रयास रहेगा कि जो दिल्ली की यमुना नदी है उसे भी वो उसी तरह साफ, स्वच्छ और निर्मल बना सके। लेते हुए आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारी ये सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। माँ का आशीर्वाद आज हमें मिला है। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है, ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के द्वारा साल 2023 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। अब ऐसे में सरकार निवेश की ग्राउंडिंग का उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी ने कहा कि सरकार ने UCC, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे विषयों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने का काम किया है, लेकिन प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें कितना निवेश आया और इसको लेकर सरकार को होर्डिंग्स लगाने चाहिए। भाजपा की सरकार केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, निवेश की ग्राउंडिंग का उत्सव मनाने की तैयारी में है सरकार। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ जो है सरकार इसको लेकर तैयारी में लगी हुई है, लेकिन वहीं विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के भी आरोप यहां पर विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। विपक्ष ने सरकार के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो है सरकार, सत्ता पक्ष यानी कि जो सरकार है, वो यहाँ पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है।
तो विपक्ष ने सरकार के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, सवाल तो खड़े किए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग करने की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सरकार ने जो जो किया उसके होर्डिंग पोस्टर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह सरकारी धन का दुरुपयोग करके लगाया कि हमने नकल विरोधी कानून बना दिया, जो है कि हम यूसीसी लेकर आए, हमने जो है कि भू कानून लेकर आए। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार इसके होर्डिंग क्यों नहीं लगाते कि जो सरकार ने इन्वेस्टर सबमिट करी थी उसमें खर्चा कितना हुआ था और कितने लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया और कितने प्रोजेक्ट सरकार के धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो उद्योग लगे हुए हैं, जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय में जो उद्योग लगे थे, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे रुद्रपुर में हो, चाहे सितारगंज में हो, चाहे सैलाकुई में हो, चाहे काशीपुर में हो, सरकार पहले ये स्पष्ट करे उन उद्योगों को कितना रोक पा रही है। लगातार उद्योग उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अरबों रुपए खर्च कर रखे हैं, वो छोड़कर उत्तराखंड से जा रहे हैं और सरकार उनको नहीं रोक पा रही है। तो नए इन्वेस्टमेंट की बात कैसे सरकार कह सकती है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री वात्सल योजना के अंतर्गत 3.23 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर हुई है। प्रदेश के हजारों अनाथ बच्चों को राहत मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हस्तांतरित की है ये राशि। बीते अप्रैल और मई महीने के लिए ये धनराशि जारी की गई है। राज्य सरकार साल 2020 से बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3,000 रुपए देती है। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने राशि हस्तांतरित की है। बीते अप्रैल और मई के लिए ये धनराशि जो है अनाथ बच्चों के लिए धनराशि हस्तांतरित की गई है। राज्य सरकार साल 2020 से लगातार बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3,000 रुपए देती है और इसी को लेकर जो बीते अप्रैल और मई दोनों महीनों की राशि जो है हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री वात्सल योजना के अंतर्गत 3.23 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर हुई है। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान तैयार कर रही है। तो वहीं इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो है इनको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर लोगों को बताएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हैं कार्यकाल पूरा होने पर, मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर प्रदेश में भाजपा जो है एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और इसी को लेकर पूरा प्लान तैयार हुआ है कि किस तरीके से जो है जो सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, घर घर जाकर जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, जो उपलब्धियां 11 साल की हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है बीजेपी करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर बिल्कुल जनता के बीच में अनेकों जो हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से जो एक सेवा सुशासन की जो भावना होती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर हम पूरे भारतवर्ष में पूरे अनेकों जगह हम जो है संपूर्ण एक सूत्र में पिरोने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया पूरे विश्व को लेकर, उसमें योजनाओं को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे जनता के बीच में और सेवा के भाव से बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं उनके विकास को लेकर अनेकों जो और आगामी योजनाएं बनने जा रही हैं उसको लेकर भी हम जनता की। देश के साथ साथ राज्य में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना को लेकर की गई तैयारियों पर डीजी हेल्थ कार्यवाहक सुनीता टम्टा ने बताया कि देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी
कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा की दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम व्यवस्थाओं को परखा भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो इस बार वेरिएंट आया है यह खतरनाक नहीं, लेकिन सावधानी बरतने की अति आवश्यकता है। इसके सिम्टम्स बुखार, खांसी, जुकाम के रहते हैं। देखिए ऐसे है जैसे कि डेंगू आपको पता है कि जनरली मई एंड और जून में ही हमारा आता था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले ही रिपोर्टेड हुआ है। तो हमारे सारे निर्देश हमने जिलों CMOs को दे दिए हैं कि उनको किस तरह से सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है सोर्स रिडक्शन। तो क्योंकि आपको पता ही है कि साफ पानी में ये पनपता है, तो सोर्स रिडक्शन का कार्यक्रम हमारे पूरे जनपदों में भी गया है। और साथ ही जो है अपने को बचाव के लिए अगर डेंगू का पेशेंट आ गए तो वार्डों में हमारा आइसोलेशन वार्ड हमारे तैयार रहते हैं, डेंगू वार्ड वो भी हमारे हैं, दवाइयाँ हमारी उपलब्ध हैं। और ब्लड बैंकों में भी अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सारे ब्लड बैंकों को अप टू डेट रखें और कैंप्स वगैरह लगाएं। और दवाइयाँ हमारी सारी जगह पहुँची गई हैं जो डेंगू के होते हैं। अभी ऐसा कोई सीरियस केस नहीं रिपोर्ट हुआ है। 20 मतलब अभी तक 71 का हमारा खाता है, उसमें से जो है मोर देन 60-70% तो हमारे रिकवरी है। तो कुछ ही हमारे एक्टिव केसेस हैं, लेकिन ऐसे कोई सीरियसनेस की उसमें ऐसा कोई। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए गुलजार होने जा रही है। इस घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस घाटी में प्रकृति प्रेमियों को हिमालयी फ्लोरा फ्यूना से लेकर प्राकृतिक नज़ारों का दीदार बेहद नज़दीक से होता है। अपने प्राकृतिक आवास में ही उगने वाली दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की सैकड़ों प्रजातियों के साथ साथ बेशकीमती जड़ी बूटियों के लिए पहचानी जाने वाली इस वैली के प्रवेश द्वार पर पूजन किया गया, जिसके बाद इसको लोगों के लिए खोला गया। घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क परमिट चार्ज भी पार्क प्रशासन द्वारा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कर दिया गया है। भारतीय पर्यटकों के लिए 200 रुपये प्रति पर्यटक और विदेशी पर्यटकों के लिए 800 रुपये प्रति पर्यटक की दर से शुल्क लिया जाएगा। कारगी कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन पर करीब 200 से 250 टन कूड़ा हर रोज पहुंचता है। पहले यहां से ट्रकों से कूड़ा शीशमबाड़ा भेजा जाता था, जिसके कारण कारगी पर कूड़े का ढेर लग जाता था और इस दुर्गंध से आम जन के काफ़ी परेशान होते रहते थे। वहीं इसकी शिकायत भी लगातार नगर निगम को मिल रही थी, लेकिन अब आसपास के लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि अब कारगी कूड़ा ट्रांसफर मैकेनाइज्ड कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का ट्रायल पूरा हो चुका है। अभी यहां से 8 कॉम्पैक्टर के माध्यम से कूड़ा शीशमबाड़ा जा रहा है और 1 जून से इनकी संख्या दोगुनी करने की भी तैयारी चल रही है। इसको लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि इससे कूड़ा प्रबंधन में काफ़ी सुधार आने वाला है। इसके साथ ही कारगी पर जो कूड़ा इकट्ठा हो गया था उसको भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। 3 महीने के अंदर अंदर कारगी में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन रेडी कर लिया है और अब इसके पूरी तरह से इसको फुली फंक्शनल करने की तैयारी है। अभी वर्तमान में हमारी सारी छोटी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियां कारगी ही डंप हो रही हैं और उनमें कॉम्पैक्शन के बाद ही शीशमबाड़ा वेस्ट जा रहा है। इसी प्लान के तहत अभी और कंटेनर्स संबंधित कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं और उन कंटेनर्स के माध्यम से जितने भी हमारे बल्क में भी वेस्ट आता है ट्रैक्टर ट्रॉलीज के माध्यम से, उसको भी कॉम्पैक्शन के बाद शीशमबाड़ा ले जाया जाएगा। तो बहुत ही जल्द इसको पूरी तरह से फुली फंक्शनल मोड में ऑपरेट कराने की तैयारी है और इससे जो पूरा कूड़ा प्रबंधन है उसमें कारगी साइट पर भी और पूरी वेस्ट मैनेजमेंट चेन में काफ़ी। और अब खबर उत्तराखंड के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के मंडुआ खेड़ा से है, जहां पर एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल इस हत्या की घटना को उसके पति ने ही अंजाम दिया। आपको बता दें कि मृत महिला नीमा की शादी 10 साल पहले राहुल नाम के लड़के के साथ हुई थी। पति ने गृह क्लेश के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आगे की कार्रवाई में जुट गई। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर विकासनगर पुलिस को 112 के माध्यम से कुछ व्यक्तियों के
कटा पत्थर स्थित यमुना नदी में फंसे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर यमुना नदी में फंसे हुए 5 व्यक्तियों का सकुशल रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि व्यक्तियों के पास एक बाइक और स्कूटी थी, वहीं स्कूटी पानी में बह गई, जबकि बाइक को नदी से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दून स्थित एक प्री प्रिपरेटरी स्कूल से जुड़े हुए हॉस्टल में मानसिक रूप से अक्षम 2 भाइयों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है, जहां इस मामले को लेकर राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल और हॉस्टल का निरीक्षण किया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि स्कूल का संचालन दिल्ली में पंजीकृत एक ट्रस्ट कर रहा है, जिसके लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक मान्यता संबंधित प्राधिकरणों से नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि प्री प्रिपरेटरी स्कूल की संचालिका नजदीक में किराए के एक भवन में मानसिक अक्षम बच्चों के लिए हॉस्टल चलाती हैं। टीम के निरीक्षण में हॉस्टल की स्थिति अत्यंत जर्जर मिली। वहां किसी भी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। डॉक्टर खन्ना ने कहा कि फिलहाल प्री प्रिपरेटरी स्कूल को बंद कर दिया गया है। बाल कल्याण समिति और संबंधित विभागों की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। मैंने एसएसपी और डीएम के साथ अभी जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे करे मैंने इस साल के, तो सब जगह एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि डीएम्स और एसएसपीज के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो उनके चैलेंजेस थे लड़कियों को लेके,